आज दोपहर से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से हमेशा से बहुत खौफ आ रहा था। ये मेरी शादी के बाद की पहली बारिश थी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश मैं अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन मेरे पति का शाम होते ही फ़ोन आ गया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश के बाद सड़कें बंद हो गई हैं, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे और दफ्तर में ही रुकेंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी वो दफ्तर से निकलेंगे। मैंने यह बात अपने ससुर को बता दी कि आज रोमान घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा कि तुम परेशान ना हो और अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, फिक्र करने की कोई बात नहीं। अक्सर इस बारिश के मौसम में वो दफ्तर में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वक्त गुजर ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से रात के 2 बजे और मूसलाधार बारिश ने मुझे अजीब तरह से खौफजदा कर दिया। बिजली की चमक से मेरी जान निकल रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी और अब मैं अकेली अपने कमरे में नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ननद जास्मीन के साथ उसके कमरे में एक रात गुजार लूं। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी ननद के कमरे में जा पहुंची। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी ननद का कमरा नीचे था मेरे ससुर के कमरे के साथ, जबकि मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था। और शायद यही वजह से मुझे ज़्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं ऊपर बिल्कुल अकेली थी। बारिश की वजह से घर की ज़्यादातर लाइट्स भी हम लोगों ने बंद की हुई थी। अंधेरे में संभल संभल कर सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं अपनी ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही मैंने दरवाजे को हाथ लगाया तो शायद वो अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए खुलता चला गया। मेरी ननद जास्मीन के कमरे में हल्की रोशनी थी, बड़ी लाइट सब बंद थी, एक छोटी लाइट जल रही थी। अंदर कदम रखते ही जो मंजर मुझे नजर आया उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन आंखों देखा कैसे गलत हो सकता है। जास्मीन की घुटी घुटी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी और वो मेरे ससुर का विरोध कर रही थी, जो मेरी आंखों के सामने थी। मैं अपनी जगह सुन होकर रह गई कि कोई बाप किस तरह अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। जास्मीन के कानों से गिरती कमीज और खुले गिरेबान ने मुझ पर बहुत कुछ प्रकट कर दिया था। उस वक्त तो मुझे मेरा ससुर एक वैश्विक दरिंदा मालूम हो रहा था, जो जास्मीन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ रहा था। जास्मीन एक बिना माँ की बच्ची थी, जिसकी माँ अरसा पहले चल बसी थी। ना जाने जास्मीन के ऊपर ये सितम कब से हो रहा था, और आज मुझे समझ आया कि जास्मीन का रवैया ऐसा क्यों था। उसकी खोई हुई आंखों का राज मुझे आज पता चला था। मैं उस घर में आज से 6 माह पहले शादी होकर आई थी। मैं और रोमान एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और रोमान ने मुझे वहीं पसंद किया था। यूनिवर्सिटी पूरा होने के बाद जैसे ही रोमान की नौकरी लगी, उसने फ़ौरन ही मेरे घर रिश्ता भेज दिया। रोमान एक सुलझा हुआ और नेक लड़का था और नौकरी वाला भी था। रोमान की फैमिली में सिर्फ उसके पापा और एक छोटी बहन थी। रोमान का घर भी अपना ही था। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मेरे घर वाले रिश्ते पर ऐतराज़ करें। मेरे घर वालों ने जिस किसी से भी मालूमात हासिल की, सबने यही बताया कि रोमान और उसके पापा इज्जतदार लोग हैं। रोमान के पापा से कुछ वक्त मांगने के बाद मेरे घर वालों ने रिश्ते की हामी भर दी और यूं कुछ ही वक्त में मेरी और रोमान की शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने सुन रखा था कि जब घर में एक छोटी और कुंवारी ननद मौजूद हो तो निभाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने बाप और भाई की लाडली होती है। और मैं यही सोचकर अपने ससुराल आई थी कि जास्मीन की वजह से मुझे कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जास्मीन दूसरी ननद जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत खामोश मिजाज की लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी और ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। स्कूल से वापस आकर तो घंटों घंटों कमरे में कैद हो जाती थी। मैं ज़बरदस्ती उसे खाने के लिए कमरे से बाहर निकालती थी तो वो खाना खाते ही वापस अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे ससुर अक्सर ही उससे कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेले ना रहा करो, बिल्कुल बाहर निकलकर हमारे साथ बैठा करो। लेकिन जास्मीन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और जब मैं बहुत पूछती तो वो कहकर बात ख़त्म कर देती कि उसे पढ़ाई करनी है।
जब यही बात मैं रोमान से कहती कि जास्मिन तो बिल्कुल ही खामोश रहती है, तो रोमान मुझे कहते कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। माँ के इंतकाल ने उसे ऐसा बना दिया है। जब हमारी माँ जिंदा थी तो वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है। और बेहतर यही है कि तुम भी उसे कुछ ज़्यादा ना कहा करो। पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़े वक्त में वो खुद ही संभल जाएगी। मैंने भी ये सोचकर जास्मिन से बात करना छोड़ दी। अच्छा ही है कि वो घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, वरना मेरी दोस्त की एक गैर शादीशुदा ननद ने तो उसे नाकों चने चबवा दिए थे। और सही मायनों में मैं भी यही समझ रही थी कि मेरे साथ भी जास्मिन ऐसा ही कुछ करेगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उसकी छोटी छोटी बात का ख्याल करते थे। अगर वो खाना खाने ना आती तो वो खुद उसके कमरे में खाना लेकर जाते हैं और अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। ज़्यादातर वो उसके कमरे में ही होते थे। लेकिन जास्मिन का रवैया उसके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो जल्दी अपने पापा की किसी बात का जवाब ना देती। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज़ भी लेकर आते हैं तो उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा होता जैसे उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। मुझे अगर उसका अंदाज कुछ अजीब सा लगता, क्योंकि माँ के बिछड़ने के बाद तो औलाद को अपने बाप से और भी प्यार हो जाता है, लेकिन वो तो अपने बाप से कोसों मील दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखते थे, इतना मेरा भी ख्याल रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, तो मैं जास्मिन के रवैये के बारे में ज़्यादा सोचती भी नहीं थी। जब शादी के शुरू के दिनों में मैंने अपनी माँ को जास्मिन के अजीब रवैये के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र अदा कर और अपने काम से काम रख, ऐसा ना हो कि उसे छेड़कर अपने लिए मुसीबत पैदा कर ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। उस दिन के बाद मैं भी कभी जास्मिन से खुद बात नहीं करती। मैं और रुमान रात के खाने के बाद जल्दी ही ऊपर की मंजिल पर बने अपने कमरे में आ जाते थे और फिर सारी रात नीचे ना जाते। हम दोनों की एक अलग दुनिया थी। हम दोनों एक साथ पूरे थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बहुत सारे फल लेकर आए और जैसे ही जास्मिन स्कूल से आई तो वह उसे अपने पास बिठाकर फल काटने लगे। जब उन्होंने जास्मिन को फल खाने को दिए तो जास्मिन ने बहुत चिढ़े मन से फल खाने से इनकार कर दिया, तो वो ज़बरदस्ती अपने हाथों से उसके मुंह में फल डालने लगे। मैं वहीं बैठी सब्जी बना रही थी। ये देखकर मैं सोचने लगी कि जास्मिन कितनी खुशनसीब है जिसे इतना मोहब्बत करने वाला बाप मिला है, लेकिन उसे कदर ही नहीं। कुछ देर तो उसने फल खाया, लेकिन इसके बाद अचानक ही तेज़ी से वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाता देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नज़रें भांप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो इस तरह का रवैया रखती है। उसे लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती। लेकिन सच तो यह है कि खुदा ने उसकी माँ की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। मैंने उसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया और दिन रात भागता रहा, लेकिन उसकी माँ की किस्मत में मौत लिखी थी। तो मैं तो खुद उसकी माँ के जाने पर बहुत दुखी हूँ, लेकिन जास्मिन को यह बात कैसे समझाऊँ। अपने ससुर की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। उम्र के इस हिस्से में वो किस कदर बीवी की जुदाई के साथ साथ औलाद का दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर से कहा कि पापा आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ जास्मिन खुद ही समझ जाएगी, आप अपनी कोशिश जारी रखें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वह फल की प्लेट उठाए जास्मिन के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुरा दी। शाम तक वो जास्मिन के साथ इस कमरे में ही थे, यहाँ तक कि मैंने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी जास्मिन के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम है।
और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज का यही था। मेरे ससुर जास्मिन के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और जास्मिन उन्हें बहुत नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे जास्मिन से जलन महसूस होती कि वो कितनी खुशनसीब है कि उसे उसका बाप हर चीज़ देने को तैयार है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने बाप की 5वीं बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर जास्मिन से करते थे, ऐसी मोहब्बत और इज्जत मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरा बाप तो हम बेटियों से एक फासले पर रहता था और हमारी तरफ से जो कोई भी बात होती है वो हमारी माँ से ही कहता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर का जास्मिन के पीछे पीछे फिरने का असल मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ से मेरी जान ना निकली होती तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरा ससुर तो अपनी ही बेटी को अपने सुख के लिए बर्बाद कर रहा था। जैसे ही उस रात मैं कमरे में दाखिल हुई तो यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरा ससुर जास्मिन की ज़बरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही खराब सलूक कर रहा था और वो इस कदर डूबा था कि उसे मेरे आने की खबर न हो सका। मेरे ससुर पर पूरी तरह से शैतान सवार था और जास्मिन, जो कि बिल्कुल सहमी सी थी, अपने बाप के रहमो करम पर थी। उसकी सिसकियों से सारा कमरा गूंज रहा था। वो हल्के हल्के विरोध कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर जान बाकी नहीं रही। न जाने वो कब से सब कुछ सहन कर रही थी। उसका चुपचाप रहना, अपने बाप से चिढ़ना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी एक एक आदत के पीछे छुपी वजह मुझे आज समझ आई थी। जैसे ही मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो सारा को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गए। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं रात के इस वक्त अपने कमरे से निकलकर नीचे भी आ सकती हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और वह घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने आगे बढ़कर जास्मिन का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे छुपा लिया। वो पूरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो बीच चौराहे पर शूली पर लटका देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना ना बने। यह सुनते ही मेरे ससुर एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। जास्मिन ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने ससुर की बात पर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैंने गुस्से में कहा कि आप नीच इंसान हैं कि इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी आपको जरा सा पछतावा नहीं। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन करके बुला लूँगी। मेरी जरा सी धमकी से डरकर कमरे से बाहर निकल गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। जास्मिन की हालत बहुत ख़राब थी और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन ना जाने मैंने कैसे इतनी हिम्मत कर ली। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने कितने अरसे का गम उसके दिल में जमा था, इसलिए मैंने उसे रोने दिया। और जब रो रो कर उसका दुख कम हुआ तो उसने मुझसे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि वो 12 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई। जास्मिन की पहली लाइन पर ही मेरी हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछ बैठी, क्या तुम रोमान के पापा की बेटी नहीं हो? जस्मीन ने ना में सर हिला दिया और बताने लगी कि जब वो 10 साल की थी तो उसके सगे बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी थी और जास्मीन को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि जास्मीन की माँ जास्मीन को नहीं लेना चाहती थी। जास्मीन ने बताया कि उसकी माँ का यह मानना था कि जास्मीन की मौजूदगी में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे जास्मीन के खातिर सारी ज़िंदगी अपने जज्बात को मारना होगा। लेकिन फिर अचानक ही जास्मीन की माँ ने रोमान के पापा से शादी कर ली। रोमान के पापा जास्मीन की माँ के साथ साथ जास्मीन का भी ख्याल रखते थे।
जास्मीन की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया है जो उसकी बेटी को भी पूछ रहा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि रोमान के पापा की नीयत में खोट है। जास्मीन ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी, रोमान के पापा उस वक्त भी जास्मीन के साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। जास्मीन की उम्र 12 साल हो चुकी थी और वो जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी। उसे सही और गलत का अंदाजा होने लगा था। वो समझ रही थी कि उसका दूसरा बाप जिस अंदाज से उसे देखता है और हाथ लगाता है वह गलत है। जास्मीन सिसकियां भरते हुए बता रही थी कि रोमान का पापा उसकी माँ की मौजूदगी में ही उसे जबरदस्ती अपने कमरे में सोने पर मजबूर करता, और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वो जस्मीन को परेशान करने लगता। कुछ वक्त जास्मीन ने यह सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने की बजाय उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बाप के बारे में ऐसी बात करती हो। वो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते हैं और तुम उन्हीं के किरदार को गंदा कर रही हो। मेरी सगी माँ ने ही मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या गिला करती। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा ये दूसरा बाप शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत और ख़राब होती जा रही थी। पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही तंग करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी वो अपनी हद पार करता जा रहा था। वो एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने सारी हदें तोड़ दी। मेरी माँ किसी काम से बाजार गई थी और जब वापस आई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और इसके बाद वो मुझे ही कसूरवार ठहराने लगी कि मैं उसके पति को बहकाया है और मैं एक आस्तीन में छुपी नागिन हूँ जिसने अपनी ही माँ का घर खराब किया है। मैंने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालत की सताई हूँ, लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन ना आया और उससे ये बात बर्दाश्त ना हुई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई, लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका पति है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे उस माफ़ी को कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मेरी माँ पहले ही दिन मेरी बात का यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और यूँ रोज़ रोज़ अपनी ही सौतेले बाप के हाथों बर्बाद ना होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक अकेली औरत के लिए तो ये सारा ही ज़माना एक दरिंदा है और मैं तो बिल्कुल जवान लड़की थी। मैं इस घर को छोड़कर जाती भी कहाँ, मेरे साथ भी यही सब कुछ होता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत से समझौता करना पड़ा। मैंने कभी ये बात रोमान भाई को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर रोमान भाई मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी माँ के मरने को 6 साल होने वाले हैं और इन गुजरे 6 सालों में हर दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया है। मैंने जास्मीन के हाथों को अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे ये सब बता देती तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। जिस पर जास्मीन एक तक से हंसी हंसी और कहने लगी, मैं वो हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया, तो आप कैसे करती। जास्मीन की हंसी में छिपे दर्द ने मेरा दिल को छलनी करके रख दिया। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सुबह होने के साथ साथ बारिश का जोर टूटने लगा। मैंने बाकी की रात जस्मीन के साथ उसके कमरे में ही बंद होकर गुजारी। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही रुमान घर आए तो मैंने हिम्मत करके उसके सामने सारा सच बयान कर दिया। उनके लिए इस बात को कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी जस्मीन के बदले हुए रवैये को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे उसके पापा का हाथ है। रोमान गुस्से में अपने बाप के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे थे। रोमान ने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत ना थी।
रुमान ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई। रुमान ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि रुमान के पापा का इंतकाल हो गया है। रुमान के पापा जान गए थे अब उनका सच अब रुमान के सामने आने वाला है और शायद इसलिए वो इस बात को बर्दाश्त न कर सके। उनका बेटा उनकी हकीकत जान जाएगा और इसलिए दिल का दौरा पड़ते ही वो मौके पर दम तोड़ गए। उनकी मौत ने जास्मीन को हर दिन मरने से तो बचा लिया था। तलाक तो पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन उनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे बीच में न जाने कितनी बच्चियां जास्मीन जैसी हैं जो अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम का शिकार हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ देने से पहले अपने मासूम बच्चों पर जरूर नज़र डालनी चाहिए ताकि कोई बच्ची किसी दूसरे के हाथ खिलौना न बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी का भी बदला हुआ या रवैया देखें तो उसे नज़र अंदाज बिल्कुल ना करें, बल्कि उसको समझने और जानने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।